हम लोग चर्चा योजना के संदर्भ में करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को योजना को परिभाषित किया था और योजना के भारत में इतिहास क्या रहा है इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो देखिए, भारत में योजना की बात जब आज़ादी हमें मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में लोगों को योजना के प्रति बड़ा लगाव था। वह रूस की योजना से हम काफ़ी प्रभावित और प्रेरित थे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जब आज़ादी मिलती है तो 1948 में हम लोगों ने मिश्रित आर्थिक प्रणाली की घोषणा किया और मिश्रित आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत नियोजित विकास का लक्ष्य रखा। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी देश में योजना को बनाने के लिए वहाँ पर पहले के डेटा उपलब्ध होना चाहिए, यानी देश में राष्ट्रीय आय कितनी है, बचत कितना है, निवेश कितना है, पूंजी निर्माण की दर कितनी है, पूंजी उत्पाद अनुपात कितना है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये सारे आंकड़े उपलब्ध होते हैं तो इन आंकड़ों के आधार पर ही हम आने वाले समय के लिए कुछ योजना बना पाते हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने कभी भी राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया, जिसके वजह से हम लोग ये देखते हैं कि सरकारी स्तर पर डाटा का पूरी तरीके से क्या था, अभाव था। और इस डेटा के अभाव में हमारे देश में योजना की शुरुआत नहीं की जा सकती थी। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और राष्ट्रीय आय समिति के गठन करने के पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि इनसे ये कह दिया गया कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाइए। पीसी महालनोबिस हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के पश्चात अन्य डेटा को इकट्ठा करते हैं और अन्य डेटा के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि हैरड डोमर के समृद्धि मॉडल पर सारे डेटा को फीड कर देते हैं और फीड करने के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे देश में 1946 में एक आयोग का गठन किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था जिसे केसी नियोगी समिति कहते हैं। एक सदस्यीय समिति थी और प्रोफेसर केसी नियोगी के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था, इसलिए नियोगी समिति कहा जाता है। तो केसी नियोगी समिति का गठन 1946 में किया जाता है। आज़ादी के पश्चात यह रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करता है और यह समिति कहता है कि भारत में योजना की अनन्य संभावनाएं हैं और यहाँ पर योजना को सुचारू रूप से अगर संचालित किया जाए तो बेहतर विकास के स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत में योजना को संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ संस्थाओं को स्थापित किया जाए और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से योजना के कामों को पूरा किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भारत में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए या नियोगी समिति के सिफारिश पर हम लोग ये देखते हैं कि योजना को बनाने के लिए 1950 में यानी मार्च 1950 में एक आयोग का गठन किया जाता है। उसे योजना आयोग या इंग्लिश में इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से स्मरण किया जाता है। तो याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन नियोगी समिति के सुझाव के आधार पर मार्च 1950 में किया गया था। हालांकि इस समय आप जानते हैं कि देश में संविधान का निर्माण हो रहा था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने योजना आयोग को संविधान में कोई स्थान नहीं दिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग की चूंकि संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब सवाल यह है कि संविधान में क्यों योजना आयोग की व्याख्या नहीं की गई? तो इसका एक बड़ा कारण है, कई कारण हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि चूंकि योजना आयोग नीति बनाने वाली या नीति संबंधी एक थिंक टैंक थी और इसी के माध्यम से योजना बनना था और इसमें समय के साथ परिवर्तन भी करना पड़ सकता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग की व्याख्या हमारे देश के संविधान में नहीं की गई। तो नियोगी समिति हम लोग ये देखते हैं कि उसी के सुझाव के आधार पर मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन कर दिया जाता है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग को गठित करने के लिए कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल ने संसद में एक प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार कर लिया गया और इसी स्वीकृति के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग का गठन कर दिया जाता है। योजना आयोग की बनावट में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें यह तय कर दिया गया
कि इसका अध्यक्ष भारत का पदेन प्रधानमंत्री होगा। इसी तरीके से इनके दैनिक क्रियाकलापों की देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कुछ सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि यह इसकी बनावट है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह भारत का पदेन प्रधानमंत्री होता है। इसमें दैनिक क्रियाकलापों की देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि इसके कार्यों को संचालित करने के लिए कुछ सदस्यों की व्यवस्था की गई, लेकिन सदस्यों की संख्या कितनी होगी यह व्याख्या नहीं की गई। जनरली उस समय तक ये देखा जाता था कि इसमें सदस्यों की संख्या 7 से 9 तक होती थी। तो सरकार जो होती है वह उसे अपने हिसाब से सदस्यों को नियुक्त करती है। तो योजना आयोग जो होता है वह एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका मुख्य कार्य जो था वह था योजना का निर्माण करना, और दूसरा इसका मुख्य कार्य जो है केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य आर्थिक संसाधनों का विभाजन करना। यानी देश में पंचवर्षीय योजना का निर्माण करने की जिम्मेदारी जो सौंपी गई वह प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को सौंपी गई। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग को यह भी कार्य सौंपा गया कि जो देश में कुल आर्थिक संसाधन हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज में से कितना रिसोर्सेज केंद्र सरकार के पास रहेगा और कितना रिसोर्सेज या संसाधन राज्य के पास जाएगा, इन्हें भी तय करना था। तो याद रखने की चीज है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य आर्थिक संसाधनों का बंटवारा या विभाजन का काम योजना आयोग करते थे। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग पर पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड था और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको निर्मित किया जाता था। और हम लोग ये देखते हैं कि ये सरकार के प्रति ही जो होती थी वह जवाबदेही होती थी। इसमें सरकारी अधिकारी जो होता था वह योजना सचिव होता था, और योजना सचिव जो हम लोग ये देखते हैं कि वह एक अधिकारी IAS अधिकारी होता था, उसको नियुक्त किया जाता था। अब यहाँ पर सरकार के प्रति योजना आयोग को और जवाबदेह बनाने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। ये परिवर्तन 1995 में पहली बार किया गया, इसे 1996 में मंजूर कर लिया गया। इसमें 5 कैबिनेट मंत्री को सदस्यों की संख्या, चूंकि इसमें सदस्यों की संख्या काफ़ी कम थी इसलिए यह पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन सरकार का नहीं करती थी। यही बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि 5 बड़े कैबिनेट मंत्री जो हैं वह योजना आयोग के स्थायी सदस्य बनाए गए। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो अन्य सदस्य होंगे, इन 5 मंत्रियों में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें वित्त मंत्री शामिल थे, इसी तरीके से विदेश मंत्री शामिल थे, इसी तरीके से मानव संसाधन मंत्री इत्यादि शामिल थे, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री शामिल थे। तो कहने का मतलब है कि 5 मंत्री को इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया ताकि योजना आयोग सरकार के प्रति और जवाबदेह बन सके। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग के सदस्यों को राज्यसभा का दर्जा प्रदान कर दिया गया, यानी राज्यसभा के सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त होता है वह योजना आयोग के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसी समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदान कर दिया जाता है। और यही हमारे देश में यही संस्था जो होती है वह कुल 13 पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग कंप्लीट करते हैं, 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसी के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि 2012 से 2017 पर अमल भी किया जाता है। तो कुल 13 पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग जो होती है वह बनाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था रही है। और हमारे देश में परिवर्तन हम लोग ये देखते हैं कि 2015 में किया गया। 1 जनवरी 2015 को, चूंकि ये लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि योजना आयोग में राज्यों के प्रतिनिधि जो थे वो शामिल नहीं थे। ये माना जाता था कि ये केंद्र सरकार की पूर्णतः संस्था है, यानी यह अपनी सारी पॉलिसी जो होती थी वह केंद्र सरकार के सानिध्य में ही रहकर बनाते थे।
इसमें राज्यों की भागीदारी लगभग ना के बराबर थी। राज्य अपनी बातों या अपनी समस्याओं की व्याख्या जो होते थे वो एनडीसी को देख करते थे, और एनडीसी जो होती थी राज्यों की बातों को योजना आयोग तक पहुंचाती थी। और योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के निर्माण में हम लोग ये देखते हैं कि राज्यों को कुछ बातों को शामिल कर सकती थी और नहीं भी कर सकती थी। यानी प्रत्यक्ष रूप से योजना आयोग में जो राज्य के प्रतिनिधि थे वो शामिल नहीं होते थे। इस तरीके से लंबे समय से यह समझा जा रहा था कि विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत योजना आयोग जैसी संस्था को और ज़्यादा सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के साथ साथ जो हमारी स्थानीय या राज्य इकाइयाँ हैं उनके भी प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया जाता है, और योजना आयोग के स्थान पर हम लोग ये देखते हैं नीति आयोग का गठन किया जाता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 1 जनवरी 2015 को हमारे देश में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग में सदस्यों की संख्या एकदम से बढ़ा दी जाती है। हालांकि इसका भी रूपरेखा जो होता है वो कमोबेश उसी तरीके के है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि को बढ़ाया गया, इसमें स्थानीय समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया। इसमें यह भी कहा गया कि हम नीचे से ऊपर की योजना बनाएंगे। अभी तक केंद्र सरकार अपने हिसाब से योजना बनाती थी और राज्यों पर थोप देती थी। भले ही राज्यों की समस्या अलग अलग हो, लेकिन एक ही प्रकार की पॉलिसी सारे राज्यों पर लागू हो जाती थी। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि क्षेत्रीय या प्रादेशिक असंतुलन को खत्म करना बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि नीचे की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, नीचे की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना ऊपर वाली सरकार बनाए और उसे लागू करे, तो निश्चित है कि क्षेत्रीय असंतुलन जैसी समस्या का समापन होगा। तो बहरहाल हम आप लोगों को बता दें कि जो नीति आयोग है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसका पूरा नाम है, तो नीति आयोग इसे कहते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को कर दिया जाता है, लेकिन इसकी व्याख्या हम आगे के लेक्चर में करेंगे, तो हम केवल प्लानिंग कमीशन की चर्चा यहाँ तक करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन में हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग में योजना आयोग अगर गठन जो किया जाता है वो मार्च 1950 में किया जाता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरीके से इसके प्रथम उपाध्यक्ष उस समय योजना मंत्री होते थे, वही सदस्य बनाए जाते थे। तो उस समय हम लोग ये देखते हैं कि प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंतिम अध्यक्ष, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष जो 2014 तक रहे, वह श्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंतिम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग के स्थान जो होती है अब नीति आयोग ले लेती है। अब योजना आयोग के स्थान पर हम नीति आयोग को ही मानते हैं, और नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो नीति आयोग की चर्चा हम अगले वीडियो में आप लोगों को करेंगे। तो ये है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। तो नीति आयोग की व्याख्या जो होगी वह अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जा सकता है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? मार्च 1950 में। योजना आयोग एक संस्था है, तो एक सलाहकारी संस्था मानी जाती है, यानी गवर्नमेंट को यह केवल एडवाइस दे सकती है, इसकी सलाह को गवर्नमेंट मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। इसी तरीके से इसे गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है, क्योंकि संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। यह केवल सलाह देने वाली संस्था है, इसे सलाहकारी संस्था भी कहा जाता है। इसी तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन किया गया तो कैबिनेट मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया। इसी तरीके से योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है तो उसका उत्तर होगा भारत का पदेन प्रधानमंत्री। इसी तरीके से प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से इसके दैनिक कार्यों की देखभाल कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष हम लोग ये देखते हैं गुलजारी लाल नंदा थे। इसी तरीके से योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। इसी तरीके से योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगढ़िया थे। इस तरीके से योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना। इसी तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य आर्थिक संसाधनों का विभाजन का काम कौन करती है?
तो योजना आयोग करती है, वित्त आयोग कर राजस्व का विभाजन करती है। स्मरण रखने की, यानी आपके दिमाग में या मस्तिष्क में ये होना चाहिए कि वित्त आयोग जो होती है वह कर राजस्व का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में करती है, जबकि आर्थिक संसाधनों का विभाजन कौन करती है? योजना आयोग करती है। और वर्तमान समय में यह सब काम नीति आयोग करती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग को ज़्यादा पारदर्शी और सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने का काम कब किया गया? तो 1996 में किया गया, जब इसमें 5 कैबिनेट मंत्री को स्थायी सदस्य बनाया गया और इनके अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती थी वह अनिश्चित होती थी, और इन अस्थायी सदस्यों को राज्यसभा के सदस्यों के समान दर्जा यानी राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। इसी तरीके से इसी वर्ष हम लोग ये देखते हैं कि उपाध्यक्ष को, यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष को हम लोग ये देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये योजना आयोग है, जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो हमने आप लोगों को बता दिया। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद, चूंकि आप जानते हैं योजना आयोग डिसॉल्व हो चुका है और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, कोई चीज़ शुरू हो या ख़त्म हो, दोनों पर ज़्यादा निगाह प्रश्न बनाने वालों की होती है। यानी क्वेश्चन सेटर जो होते हैं वहाँ से प्रश्न ज़्यादा छांटने की कोशिश करते हैं, जो या तो ख़त्म हुआ हो या तो शुरू हुआ हो। तो इस तरीके से योजना आयोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब योजना आयोग का सभी कार्य नीति आयोग करती है, और नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भारत में नियोगी समिति ने ये तो सुझाव दिया ही था कि योजना बनाने के लिए एक संस्था होनी चाहिए और ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में योजना बनाती थी, बनाने के बाद उस पर विचार करती थी और उस योजना को क्रियान्वित करती थी, और जो लक्ष्य रखे जाते थे उसे प्राप्त करने की कोशिश करती थी। लेकिन हम, यानी इसका मतलब यह है कि हमारे देश में आरंभ में योजना की प्रवृत्ति केंद्रीकृत योजना की प्रवृत्ति थी, यानी सेंट्रलाइज प्लान था, यानी केंद्र सरकार ही सब कुछ थी और सर्वे सर्वा करती थी। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना भी जरूरी था। तो नियोगी समिति ये समझती थी बात को कि राज्यों की बातों को कहीं ना कहीं योजना में शामिल करना जरूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद के गठित करने का सुझाव दिया। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 1952 में हमारे देश में नियोगी समिति के सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। हम लोग ये देखते हैं कि इसे भी सलाहकारी संस्था कहा जा सकता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसका अध्यक्ष भारत का पदेन प्रधानमंत्री ही होता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसी तरीके से हमारे देश में कैबिनेट मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वह सब हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एनडीसी के सदस्य होते हैं। इसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्रशासक, वह भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं यानी उप राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के, हम लोग ये देखते हैं कि वह भी एनडीसी के सदस्य होते हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एनडीसी भारत में सहकारिता की एक सर्वोत्तम समूह है। इसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है और इसमें सभी भारत के गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है। इसका अध्यक्ष भारत का पदेन प्रधानमंत्री होता है। हम लोग ये देखते हैं कि इसके सदस्यों में सारे लोग शामिल होते हैं, यानी भारत के जितने भी वीआईपी पर्सन हैं वो सब शामिल होते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि कैबिनेट मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो होते हैं वह एनडीसी के सदस्य होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वह भी इसके सदस्य होते हैं। इस तरीके से एनडीसी जो अपना सुझाव संसद को देती है या सरकार को, संसद को देती है, हम लोग ये देखते हैं कि संसद जो होती है वह एनडीसी के सुझाव को नहीं टाल पाती है। इसीलिए एनडीसी को भारत में सुपर कैबिनेट कहा जाता है, क्योंकि एनडीसी सुझाव देने का मतलब यह है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य वो सुझाव दे रहे हैं
और कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य अगर इस बात से सहमत है तो निश्चित है कि संसद में इसके द्वारा दिए गए सुझाव को टालने का अधिकार तो कम से कम नहीं रह गया। इसीलिए भारत में एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से स्मरण किया जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि एनडीसी मुख्यतः केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। यानी राज्य सरकार योजना के संबंध में यानी अपनी बात यानी जो उस राज्य की आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं की व्याख्या सीधे योजना आयोग को नहीं करते, बल्कि सभी राज्य जो होते हैं वह अपना आर्थिक और सामाजिक जो भी सुझाव होता है योजना के संबंध में, वो अपना सुझाव हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद को देते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है वह इन सुझावों को योजना आयोग तक पहुंचा देती है। और योजना आयोग जब हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती है तो कहीं ना कहीं एनडीसी द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल करती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में योजना पूर्णतः केंद्रीकृत कभी नहीं रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के योजना में यानी पंचवर्षीय योजना में राज्यों की भूमिका एनडीसी के वजह से जो होती थी वो बनी रहती थी। इसीलिए एनडीसी केंद्र और राज्य सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका या बिचौलिया की भूमिका निभाता है। और राज्यों के सारे आर्थिक सामाजिक सलाह को हम लोग ये देखते हैं कि योजना आयोग तक पहुंचा एनडीसी योजना आयोग तक पहुंचा देता है। और योजना आयोग जो होती है वह उस सलाहों को ध्यान में रखकर ही देश में पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एनडीसी के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे देश के अंदर आर्थिक संसाधनों का अनुमान लगाने का काम एनडीसी का होता है। यानी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधन कितने हैं इसका अनुमान हम लोग ये देखते हैं कि एनडीसी लगाती है। इसी तरीके से सामरिक महत्व की जितनी भी योजना और कार्यक्रम होते हैं उन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा और कार्यक्रमों को लागू कराने की जिम्मेदारी जो होती है वह एनडीसी को होती है। इसी तरीके से योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना अगर संसद में पारित कर दिया जाता है तो इसका अंतिम रूप से अनुमोदन हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन एनडीसी करती है। जब एनडीसी इस योजना पर मुहर अपना लगा देती है तब उसे देश के अंदर लागू किया जाता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि योजना के संबंध में जन समर्थन जुटाने का काम जो होती है वह राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय विकास परिषद एक बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसे देश में सुपर कैबिनेट कहा जाता है और यह देश में आर्थिक संसाधनों के अनुमान लगाने के साथ साथ भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करती है। इसके अलावा सामरिक महत्व की योजना और कार्यक्रमों की यह समीक्षा करती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना में जो निर्धारित लक्ष्य है उन लक्ष्यों में संशोधन का काम जो है वह केवल राष्ट्रीय विकास परिषद ही कर सकती है, इसके अलावा अन्य कोई संस्था नहीं कर सकती है। इसी तरीके से जनता से योजना के प्रति समर्थन जुटाने का भी काम जो होती है वह राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सवाल पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब किया गया? 1952 में। इसका गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया? तो आप कहेंगे इसका गठन जो है केसी नियोगी समिति के सुझाव पर किया गया। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद हम लोग ये देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बिचौलिया या मध्यस्थ की भूमिका या मध्यस्थ का कार्य करती है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसे सुपर कैबिनेट के नाम से स्मरण किया जाता है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसी तरीके से अगर ये सवाल देखिए, ये सवाल कभी नहीं पूछा गया है लेकिन भविष्य में पूछा जा सकता है कि देश में आर्थिक संसाधनों का अनुमान कौन संस्था लगाती है? तो याद रखिएगा वो काम योजना नहीं करती, योजना आयोग नहीं करती, बल्कि वह काम हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद करती है।
अब चूंकि लंबे समय से हमारे देश में योजना बनने लगा था, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से कर दी जाती है। इस तरीके से कुल 12 पंचवर्षीय योजना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को भी एक्सेप्ट करके उसे कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से हमारे देश में योजना का क्रम एक तरह से चलने लगता है 51 के बाद। लेकिन एक महसूस किया जा रहा था कि एक संस्था देश में ऐसी जरूर हो जहां पर विषय विशेषज्ञों की एक टोली हो, एक क्लब हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये थिंक टैंक की तरह होते हैं देश में, और वो विषय विशेषज्ञ अपना सुझाव दें ताकि इन सुझावों को ध्यान में रखकर योजना बनाया जा सके। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में 1967 में एक और संस्था स्थापित की गई जिसका नाम है एनपीसी, नेशनल प्लानिंग काउंसिल। इसे राष्ट्रीय आयोजन परिषद कहते हैं। इसका गठन हम लोग 1967 में करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, ये हर क्षेत्र के होते हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जैसे इतिहास के विशेषज्ञ होते हैं, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं, कला के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, राजनीति के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते, यानी हर क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ, यानी वैज्ञानिक, इंजीनियर वगैरह, टेक्नीशियन सब इसमें शामिल होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह से। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हर सेक्टर के विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति जो होती है वह एनपीसी में की जाती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इन्हीं विषय विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर प्लानिंग कमीशन जो होती है वह योजना का निर्माण करती है, यानी निर्माण करती थी। इस तरीके से एनपीसी को योजना आयोग का मस्तिष्क भी कहा जाता था। तो भारत में एनपीसी का गठन कब किया गया? 1967 में। और 1967 में इसका गठन किया गया। इसे भारत में योजना आयोग का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसमें सभी विषय विशेषज्ञों को सदस्य बनाया जाता है और इन्हीं विषय विशेषज्ञों की परामर्श के आधार पर योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती थी। तो देखिए, ये 3 संस्था हम लोग देखते हैं कि बनाया गया उस समय। लेकिन अब आप जानते हैं कि योजना आयोग को रिप्लेस किया गया, यानी प्रतिस्थापित किया गया, और उसके जगह पर हम लोग ये देखते हैं कि नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसे हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, नया है तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा ज़्यादा करना होगा। तो आज के लेक्चर में हमारी इतनी बातें। तो ज्ञान गोदावरी की तरफ से योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये 2 चीज़ें जो है आप लोगों को बताई गई। आप लोग उसको देखिए, जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है आप अपने दिमाग में बनाइए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। धन्यवाद।